हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय छात्रों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 10th साइंस केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का भाग 3 भाग 3। प्रिय छात्रों, मैं इसमें आपको बताने वाला हूं कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। देखिएगा, रासायनिक अभिक्रियाएं के प्रकार। आपके दैनिक जीवन में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, लेकिन मैं क्लास 10th के ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं का वर्गीकरण कर रहा हूं, जहां से आपके बोर्ड में क्वेश्चंस फुट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में यहाँ पर कुछ मुख्य अभिक्रियाएं दिखाई गई हैं, जिसमें नंबर 1 है संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। वियोजन अभिक्रिया, डिकॉम्बिनेशन रिएक्शंस। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इसे ऑक्सीकल अभिक्रिया भी कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया, रिडक्शन रिएक्शन। उपचयन अपचयन, जहां पर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साथ साथ होते हैं, यानी उपचयन और अपचयन अभिक्रिया है, जिसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, और ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। प्रिय छात्रों, ये वो केमिकल रिएक्शंस हैं जो क्लास 10th के लिए अति आवश्यक हैं, जहाँ से बोर्ड हमेशा क्वेश्चंस बनाता ही बनाता है। तो इसमें एक एक रिएक्शंस करके हम उनका पोस्टमार्टम करते हैं। देखिएगा, पहली हेडिंग बनाइएगा, संयोजन अभिक्रिया अर्थात कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि छात्रों कॉम्बिनेशन नाम से मालूम पड़ रहा है कि जहां कॉम्बो, जुड़ना, ठीक है, जहां पर कई अभिकारक, यानी एक या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर के एक नई ऊर्जा का, समान ऊर्जा, अभिकारकों की समान ऊर्जा का नया उत्पाद बनाते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, परिभाषा लिखना चाहो तो लिख सकते हो। जब दो या दो से अधिक अभिकारक रिएक्टेंट, अभिकारक आपस में संयोग कर नया उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, यानी जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करते हैं और अपनी समान ऊर्जा का नया उत्पाद बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जांपल्स में देखिएगा, जैसे कोई दो अभिकारक हैं, माना ए प्लस बी, एक अभिकारक है, बी दूसरा अभिकारक है, और आपस में अभिक्रिया करके एक नया उत्पाद बना रहे हैं, ए बी। तो ये ए और बी का क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है, जुड़ रहे हैं, आपस में संयोग कर रहे हैं, एडिशन रिएक्शंस हो रही है, यानी कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो क्या करें, इसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं, मान लो ए प्लस बी प्लस सी,
आपस में संयोग करके एक्स प्रोडक्ट यानी एक उत्पाद बना देते हैं, उसको भी हम संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। हमारी परिभाषा बोल रही है दो या दो से अधिक। जब अभिकारक आपस में संयोग करते हैं तो जो नया उत्पाद बनता है समान ऊर्जा का, उसी को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब बेटे बात आती है कि ये जो अभिकारक हैं, ये आप अपनी वास्तविक रिएक्शंस को देखना चाहो तो आप देख सकते हो कि वास्तविक रिएक्शंस में यहाँ पर मान लीजिए हम जो आपका एनसीईआरटी सिलेबस में जो एग्जाम्पल्स दिया गया है वो है मैग्नीशियम रेवन। मैग्नीशियम का रेवन है और उसे वायु की अधिकता में, उसे क्या करेंगे, वायु की अधिकता में गर्म करते हैं या हीट करते हैं, संयोग करते हैं, जलाते हैं, ठीक है, गर्म करते हैं, जलाते हैं। तो जो हमें प्रोडक्ट बनता है वो बेटे बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसे आप इसका इक्वेशंस लिखेंगे, समीकरण लिखेंगे तो मैग्नीशियम रिवर मतलब Mg प्लस ऑक्सीजन मतलब O2 विद रिएक्ट, जलाने पर क्या बन जाएगा, MgO। बैलेंस करना है तो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं, दो, यहाँ कितना है, एक, क्या करते हैं, दो का गुणा करते हैं, दो का गुणा करेंगे तो मैग्नीशियम भी कितने हो जाएंगे, दो, तो इधर भी दो का गुणा कर देंगे। अर्थात यहाँ पर जो आप देख रहे हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, जिससे क्या बन रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है ये जब भी बनता है तो एकदम ब्राइट लाइट निकलती है। अर्थात इसे जब भी हम जलाते हैं मैग्नीशियम को तो जो टेस्ट ट्यूब होती है उसकी जो मुख होता है उसे अपनी तरफ नहीं करते, क्योंकि यदि हम उसे अपनी तरफ करेंगे, यदि उसे देखेंगे तो हमारी लाइटों में हमारी आंख की जो लाइट है वो रोशनी कुछ समय के लिए चली जाती है, अर्थात आप अंधेरे महसूस करोगे। तो इसलिए इसे की जो टेस्ट ट्यूब होती है उसे दूसरी तरफ मुख रखते हैं। तो ये थी आपकी बेटे संयोजन अभिक्रिया। इन सभी अभिक्रियाओं को करा करके अभ्यास कराएंगे, सभी अभिक्रियाओं से क्वेश्चंस निकालेंगे जो बोर्ड ने अब तक पूछे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखना चाहो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी वियोजन अभिक्रिया। हेडिंग बनाइएगा, वियोजन अभिक्रिया। दूसरी केमिकल रिएक्शन क्या है बेटा, वियोजन अभिक्रिया। अभिक्रिया इंग्लिश में बोलते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन नाम से मालूम पड़ा, डिकम्पोज हो रही है, विघटित हो रही है, टूट रही है, अपघटन हो रहा है, उसे डिकम्पोजिशन कहेंगे। कि जैसे वहां आपने देखा था कि वहां दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर के एक प्रोडक्ट बना रहे थे। अब यहाँ देखेंगे कि एक अभिकारक से दो या दो से अधिक उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी वियोजन हो रहा है, उसका अपघटन हो रहा है, टूट रहा है। कहने का मतलब है कि जो संयोजन अभिक्रिया होती है जस्ट उसकी उल्टी यानी विपरीत रिएक्शन को ही वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। परिभाषा लिखना चाहें तो लिख सकते हो, ऐसी अभिक्रिया
ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में अपघटित हो जाता है। टूट जाता है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। आपने देखा संयोजन अभिक्रिया की जस्ट विपरीत अभिक्रिया महसूस हो रही है आपकी। वास्तविकता में ये है कि संयोजन अभिक्रिया की विपरीत अभिक्रिया होती है आपकी वियोजन अभिक्रिया। वहां पर हमने लिए थे a प्लस बी से क्या बन रहा था, ए बी। तो हम यहाँ उसका जस्ट अपोजिट क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर ले सकते हैं a प्लस बी। एक अभिकारक है बेटे, अभिकारक है, और ये ऐसे आप हीट कर रहे हो तो ये अपघटित हो रहा है। क्या हो रहा है? अपघटित हो रहा है। किसमें? ए प्लस बी में। ए प्लस बी में अपघटित हो रहा है, अर्थात दो उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। कितने? दो उत्पाद प्राप्त हो रहे हैं। इसी अभिक्रिया को कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब जो वियोजन अभिक्रिया होती है, ये वियोजन जो होता है तो जो अभिकारकों का वियोजन यहाँ मुख्य रूप से तीन प्रकार का दिखाया गया है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में जो वियोजन अभिक्रिया है, इस वियोजन अभिक्रिया के प्रकार समझें तो ये तीन प्रकार से होता है वियोजन। कौन कौन से समझ में आया? जैसे या आपको इसे केमिकल इक्वेशंस के हिसाब से दिखाएं तो मान लीजिए कि हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, क्या बेटे? कैल्शियम कार्बोनेट। अब इस कैल्शियम कार्बोनेट की स्टेट कैसी होती है बेटे? सॉलिड। तलई चूना पत्थर जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, अर्थात ठोस होता है। अब इसे हमने क्या किया? इसे हमने हीट किया। क्या किया बेटे? हीट किया, यानी इसे हमने गर्म किया। इसे आप गर्म करोगे तो ये क्विकलाइन अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड CaO में विघटित होगा, प्लस क्या निकालेगा? CO2। यानी कि आप देख रहे हो कि कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉलिड था वो किस में कन्वर्ट होता है? CO क्विकलाइन, ये भी सॉलिड है, और CO2 ये क्या है? गैस है। तो यहाँ पर अपघटित हुआ है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। कौन? कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट का हीट करने पर दो भागों में टूटना क्या कहलाता है? अपघटन कहलाता है। इसी को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब जो वियोजन अभिक्रिया होती है ये बेटे होती है आपकी तीन प्रकार की। कितने प्रकार की होती है बेटे? तीन प्रकार की। तो आप तो मेरे प्यारे बच्चे हो, टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में हम सबसे पहले देखते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा प्रवाहित की जाए जिसकी वजह से अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में विघटित हो जाता है, उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे FeSO4 है। FeSO4 फेरस सल्फेट है और ये सॉलिड होता है। जब इसको हीट करते हैं अर्थात इसे ऊष्मा देते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3 प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 सल्फर डाइऑक्साइड में विघटित हो जाता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड
और कार्बन डाइऑक्साइड में विघटित हो जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि जो अभिकारक ऊष्मा की वजह से विघटित होते हैं उन्हें ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन अभिक्रिया यानी इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि जब हम किसी अभिकारक पर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जिसकी वजह से उसके जो अभिकारक दो भागों में विभाजित हो जाते हैं अर्थात उत्पाद बना देते हैं, उसे हम वियोजन अभिक्रिया का विद्युत वियोजन कहा जाता है। जैसे हमारे पास वाटर है, जल है, और जल में क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। जैसे ही हम जल में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है। अब ये विघटित होता है, इसमें क्या करते हैं हम, इसका फिजिकल मेथड देखते हैं। जैसे हमने एक ये पात्र लिया है और इस पात्र में हमने दो रॉड लगाई हुई हैं। ये दो रॉड हैं, एक पर पॉजिटिव चार्ज दूसरे पर नेगेटिव चार्ज, अर्थात जिस रॉड पर पॉजिटिव चार्ज है उसे एनोड कहते हैं और जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसे कैथोड कहते हैं। इन दोनों एनोड और कैथोड को, दोनों इलेक्ट्रोडों को आपस में एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है। अब जैसे ही आप इसे एक बैटरी से जोड़ते हो तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो जल का विद्युत अपघटन होगा। अब जल का जब विद्युत अपघटन होगा तो जल हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड में विघटित हो जाता है। जैसे ये हमारे पास जल है H2 और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ विद्युत धारा दे रहे हैं, विद्युत करंट करा रहे हैं, विद्युत धारा प्रवाहित की गई तो ये क्या बनाता है, ये आपके H आयन और OH आयंस में विघटित हो जाता है। अब ये H आयंस और OH आयंस में विघटित होता है तो ये जो अभिक्रिया हम देखते हैं तो एनोड पर, क्योंकि एनोड पॉजिटिव है और H आयंस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो एनोड पर H आयंस यानी हाइड्रोजन गैस तो प्राप्त नहीं होगी, अर्थात नेगेटिव आयन वाली ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो एनोड पर हमें मिलती है ऑक्सीजन गैस O2 प्राप्त होती है और कैथोड नेगेटिव है और कैथोड पर हमें मिलती है H2 गैस, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। रिएक्शंस देखते हैं आगे कि जब H2O को हमने विद्युत धारा प्रवाहित की तो इसमें H आयंस और OH आयंस बनते हैं। देखते हैं कि एनोड रिएक्शंस क्या कह रही है। एनोड पर क्या हो रहा है कि एनोड पार्ट हमारा ये है, तो एनोड पॉजिटिव है तो कौन सा आयंस चाहिए, नेगेटिव वाला, अर्थात हमने यहाँ OH आयंस लिया नेगेटिव और OH नेगेटिव है तो क्या करें, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें और इसमें से जब इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल दोगे तो यहाँ क्या बनेगा, OH फ्री रेडिकल बनेगा और OH फ्री रेडिकल्स आपस में क्रिया कर, OH फ्री रेडिकल्स, जल की मात्रा तो निश्चित नहीं है, अर्थात OH कई OH फ्री रेडिकल्स मुक्त मूलक आपस में क्रिया करके, यानी कह सकते हो आपस में क्रिया करके OH फ्री रेडिकल्स आपस में क्रिया करके क्या बना देते हैं, H2O प्लस O2, अर्थात यहाँ कौन सी गैस प्राप्त हो रही है, ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो रही है। फिर दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए इसे ऊपर ले लेते हैं। देखिएगा एनोड पर क्या हो रहा है कि एनोड पर हमने क्या लिया है, OH आयंस लिए हैं और OH आयंस क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं
जब OH आयन से इलेक्ट्रॉन्स निकाल देंगे तो हमें यहाँ मिलेगा H2O प्लस O2 ऑक्सीजन गैस। बैलेंस करना है तो यहाँ इसमें 4 का गुणा कर दो, 4 यहाँ कर दो, 4 इलेक्ट्रॉन्स इसमें निकाल दिए तो क्या बनेगा, यहाँ से 2 से 2H2O बन गया प्लस आपका निकल क्या गया O2 गैस। क्या निकल गया O2 गैस। ठीक है, अब वो जो O2 गैस निकला है तो ये कहाँ पर निकला है, एनोड पर। ये गैस कहाँ प्राप्त हुई है, एनोड पर प्राप्त हुई है। ठीक उसी प्रकार बात करते हैं हम कैथोड की। कैथोड पर बात करते हैं तो कैथोड कैसा है, कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है, अर्थात कैथोड पर हमने क्या लिया, H आयंस लिया और H आयंस को क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित किए, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेगा और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेगा तो ये क्या कर देगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देगा। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाएगी। 2H आयंस ले लो, 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लो, तो यहाँ क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। अर्थात एनोड पर हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन गैस मिलती है और कैथोड पर हमें क्या मिलती है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो ये विद्युतीय अपघटन में प्राप्त हुआ है। विद्युत का अपघटन करते हैं इस मेथड से। यहाँ पर ये 2H2 होगा क्योंकि बैलेंस करना है रिएक्शन को, तो ये 2H2 और ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, तीसरी है हमारे वियोजन अभिक्रिया का तीसरा प्रकार है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया यानी फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन यानी प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रिया में जब हम किसी अभिकारक को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं तो वह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर 2 या 2 से अधिक अभिकारकों में विघटित हो जाते हैं, तो हम उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश के कारण हो रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड AgCl। अब AgCl को आप क्या कर रहे हो, सनलाइट में रख रहे हो। AgCl को हम क्या करते हैं, इसे सनलाइट में रखते हैं, तो ये जैसे ही इसे सनलाइट में रखोगे तो यहाँ पर हमें Ag गैस यानी Ag प्राप्त होगी प्लस Cl2 गैस यहाँ से निकलेगी। अब Cl2 कितनी है, 2, तो बैलेंस करना है, 2 का गुणा कर दो, यहाँ पर भी 2 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, अर्थात सूर्य के प्रकाश की वजह से ये अभिक्रिया हो रही है, इसलिए इसे प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। समझ में आया? यानी जो विद्युत अपघटन अभिक्रिया थी, विद्युत अपघटन के 3 भाग थे। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं जो ऊष्मा के कारण हो रही हैं, उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरी है विद्युत अपघटनीय वियोजन अभिक्रिया यानी विद्युत वियोजन अभिक्रिया, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है, यानी बट जाता है, यानी डिवाइड हो जाता है, तो उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। और ऐसी अभिक्रिया जो प्रकाश के कारण होती है तो उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस में नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया। कौन सी है? डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया। अब जो डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया यानी विस्थापन जो अभिक्रिया होती है, विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया को हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। कभी कभी प्रतिस्थापन अभिक्रिया के नाम से आ जाती है बोर्ड में, तो आपने नहीं पढ़ा, विस्थापन ही पढ़ा है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए दोनों नाम लिखना सही रहता है। विस्थापन अभिक्रिया और प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
प्रतिस्थापन को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं इसमें हमारे जो अभिकारक अणु होते हैं, क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं, वो अभिकारक अधिक क्रियाशील जो होते हैं, जो अभिकारक अधिक क्रियाशील होते हैं वो कम क्रियाशील यौगिक या परमाणु को विस्थापित कर देते हैं अपने से। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हमारे पास है Fe क्या है, आयरन है, लोहा है, और लोहे को हमने कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला। किस में डाला जी, कॉपर सल्फेट के विलयन में। कॉपर सल्फेट का रंग जैसे नीला होता है, और जैसे ही इसे कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला तो कॉपर के सल्फेट आयंस को आयरन विस्थापित कर देता है, यानी कॉपर को सल्फेट आयन से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। अर्थात क्या बन जाता है, FeSO4 प्लस Cu को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, हटा दिया। यानी कहने का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी सीट पर बैठा हुआ है और दूसरा व्यक्ति आकर के उसे उसकी सीट से हटा करके उसका स्थान स्वयं ले ले, उसका स्थान स्वयं ले ले, तो क्या हुआ कि आने वाले व्यक्ति की पावर ज्यादा थी, अर्थात वो अधिक क्रियाशील है, जिसकी वजह से बैठे हुए व्यक्ति को उसने क्या किया है, विस्थापित किया है, हटा दिया गया है। इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब एक अभिकारक परमाणु दूसरे अभिकारक परमाणु को हटा रहा है, एक को हटा रहा है, एक आयन से एक धातु को हटा रहा है, दूसरी धातु एक आयन से इस धातु को हटा रही है, एक को, इसलिए इसे विस्थापन या एकल विस्थापन या प्रति का मतलब एक होता है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार इसमें आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट रिएक्शन आती है द्वि विस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या हो रहा है, नाम से मालूम पड़ रहा है कि विस्थापन हो रहा है। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि विस्थापन हो रहा है, लेकिन कितना का हो रहा है, दो का। कितने का हो रहा है, दो का, इसलिए इसे कहते हैं द्वि विस्थापन अभिक्रिया। परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयन, सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हो रही है, अभिकारक यौगिकों की, यानी दो अभिकारक होंगे और उनके जो आयंस होंगे वो आयंस आपस में अदला बदली, आदान प्रदान, एक्सचेंज, विनिमय कर लेते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ एक ही के पास आयंस थे तो दूसरी जो अधिक क्रियाशील थी उसने क्या किया था, उसे हटा दिया था। अब यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ दो अभिकारक हैं और दोनों ही कैसे हैं, आयन युक्त हैं, तो वो अपने आयनों का एक्सचेंज कर लेते हैं, विनिमय कर लेते हैं, इसलिए इसे द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लो हमारे पास है Na2SO4, तो Na धातु के पास SO4 आयन है, Na धातु के पास क्या है, SO4 आयन है, प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम के धातु के पास क्या है, क्लोरीन आयंस है। ये दोनों धातुएं अपने आयनों की क्या कर लें, अदला बदली, अर्थात क्लोरीन आयंस को सोडियम ले ले और सल्फेट आयंस को बेरियम ले ले। क्या होगा कि क्लोरीन आयंस को कौन ले ले, सोडियम, तो क्या बन जाएगा, NaCl। क्या बन जाएगा, NaCl। सोडियम कितने हैं, दो, तो दो का गुणा कर दो, क्लोरीन भी दो है, वैलेंस हो गया, प्लस बचा क्या, Ba, और ये क्या बचा है, SO4, तो क्या बन गया, बेरियम सल्फेट। ये भी अकेला है, SO4 भी अकेला है, तो इनमें क्या है, ये आयंस हैं, क्या ये आयन है, ये यहाँ पर ये आयन है, और ये क्या है, ये मेटल है, और ये क्या है, ये भी मेटल है। तो मेटल्स ने क्या किया, आयनों का क्या किया है, एक्सचेंज किया है, और दो मेटल्स हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, द्वि विस्थापन
अभिक्रिया कहते हैं। फिर विद्यार्थियों, विद्युत रासायनिक श्रेणी। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी विस्थापन अभिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि जहाँ पर विस्थापन होता है, यानी जो अधिक सक्रिय धातुएं होती हैं वो अपने से कम सक्रिय धातुओं को विस्थापित कर देती हैं, वो इसी श्रेणी पर डिपेंड करती हैं। इसमें क्या है कि ये श्रेणी का एक क्रम है जो ऊपर से नीचे की तरफ किया गया है। इसमें यहाँ पर जो धातुएं हैं वो 3 प्रकार की हैं। इसमें ये वाली जो हैं ये अधिक धन विद्युतीय धातुएं हैं। कैसी हैं? अधिक धन विद्युतीय धातुएं हैं। धन विद्युतीय धातुएं हैं। यहां से और यहां तक हैं ये बेटे सामान्य धन विद्युतीय धातुएं हैं। सामान्य धन विद्युतीय धातुएं हैं। और हाइड्रोजन से नीचे की जो दूरी हैं ये दुर्बल धन विद्युतीय धातुएं हैं। दुर्बल धन विद्युतीय धातुएं हैं। अब इनके जो नाम हैं उन्हें आप या तो वास्तविक नाम से याद कर सकते हो, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी और सोना, ऐसे याद कर सकते हो। और यदि नहीं याद हो रहा है तो मैंने ट्रिक बनाई हुई है बेटे, इसके आधार पर याद कर सकते हो। काना का मांगे आलू, जान कर फेंके सुनो पागल है। यानी कि काना कह रहा, काना क्या मांग रहा है? काना एक बच्चा है, वो आलू मांग रहा है, तो उसकी जो चाहने वाली है यानी माँ, वो कह रही है जानबूझकर किसे फेंक दे। कह रही है सुनो पागल है क्या? क्यों? क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है और गर्मियों के दिनों में आलू गर्म होता है, अर्थात प्रॉब्लम हो सकती है, परेशान हो सकता है, इसलिए वो ऐसे बोल रही है। कॉपर, मरकरी, चांदी और एल्यूमिनियम में सबसे ज़्यादा सक्रिय माना गया है कॉपर को, तो कह रहे हैं कि सोने, उल्टा पढ़ देते हैं यहाँ से कि सोना चांदी पर हाई है कॉपर, या कॉपर हाई है चांदी और सोने पर। ऊपर से पढ़ोगे तो कॉपर हाई है चांदी और सोने पर। विद्युत रासायनिक श्रेणी में ये जो मैं एरो दिखा रहा हूँ, यानी पहले एलिमेंट से, यानी यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर अपचन विभव का मान बढ़ता है, अर्थात विद्युत रासायनिक श्रेणी में इसकी सक्रियता घटती है, और ऑक्सीकरण विभव का मान बढ़ता है नीचे से ऊपर जाने पर। इसका मतलब है कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है वो ऊपर से नीचे जाएंगे तो उनकी सक्रियता का मान बढ़ेगा, अर्थात वो रिएक्टिव अधिक होंगी, और नीचे जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगी? घटेगी। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा, समझ में आया होगा कि सक्रियता श्रेणी में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, चांदी और सोना, ये वास्तविक तत्वों के नाम हैं। ट्रिक के नाम पर याद करोगे तो काना का मांगे आलू, जानकर फेंक दो सुनो पागल है, क्योंकि आलू तो गर्म है, कॉपर हाई है चांदी और सोने पर। तो बेस्ट ट्रिक है बेटे, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। इस श्रेणी के माध्यम से हम विस्थापन अभिक्रिया को बहुत आसानी से समझ लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाली धातुएं हैं वो अपने से नीचे वाले धातुओं को क्या कर देती हैं? विस्थापित कर देती हैं। तो टाइप ऑफ रिएक्शन में आगे बढ़ते हुए नंबर आता है उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन।
बेटे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस जो होती है इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया में होता क्या है कि जो अभिकारक होते हैं तो अभिकारकों से इलेक्ट्रॉन्स त्यागना, अभिकारकों के इलेक्ट्रॉन्स को त्यागना या ऑक्सीजन का संयोग होना या हाइड्रोजन की कमी होना ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे बात कर रहे हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, इसकी बात कर रहे हैं उपचयन अभिक्रिया की। तो इसमें क्या होता है, या तो कोई मेटल्स है और मेटल से क्या हो कि इलेक्ट्रॉन्स त्यागे जाएं, मेटल से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो मेटल के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन्स त्यागना। जब ये इलेक्ट्रॉन्स त्यागती हैं तो क्या बनाती हैं, धन विद्युती हो जाती हैं, अर्थात धनायन बनाती हैं। तो ये जो रिएक्शन हो रही है, कोई धातु इलेक्ट्रॉन्स त्याग रही है, उस अभिक्रिया को कहते हैं उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। या कोई धातु है, मान लो धातु है कोई, जैसे कि मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम का संयोग हो रहा है किससे, ऑक्सीजन से। जैसे संयोजन अभिक्रिया है, मैग्नीशियम धातु का ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है, अर्थात तो ऑक्सीजन क्या कर रही है, संयोग कर रही है। तो ऐसी अभिक्रिया हैं जिनमें ऑक्सीजन का संयोग हो, वो अभिक्रियाएं भी आपकी क्या कहलाती हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती हैं। बात समझ में आ रही है बेटे? हाँ जी। अब देखिएगा, इलेक्ट्रॉन्स का त्यागना उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीजन का संयोग उपचयन अभिक्रिया। अब एक बात आती है कि ऐसी धातुएं जिनकी संयोजकता बढ़ती है, यानी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, जिनकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है वह भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी उपचयन अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे ये मान लीजिए हमारे पास था, जैसे ये है H2 प्लस Cl2, ये है, और क्या बना रहे हैं, 2HCl, ये उत्पाद बना, ये अभिकारक है और उत्पाद क्या बना, HCl। तो जो भी बेटे अणु या परमाणु होते हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या होती है शून्य। क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या इनकी क्या होती है बेटे, शून्य मानी जाती है। और यहाँ पर बात करें, यहाँ पर बात करें तो ये जो हाइड्रोजन या क्लोरीन है इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 1 है। क्या है, 1। तो इनकी ऑक्सीकरण संख्या 1 है। तो मैंने कहा कि जिनकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है वो कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। ठीक बेटे, समझ में आया कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें इलेक्ट्रॉन्स त्यागे जाएं या ऑक्सीजन का संयोग हो या हाइड्रोजन की कमी हो वो क्या कहलाती हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं, उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। बात करते हैं अब दूसरे प्रकार अपचयन अभिक्रिया की। इसकी बात कर रहे हैं अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अपचयन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विपरीत रिएक्शन से। क्या है बेटे, विपरीत। बोलेंगे कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हैं जिनमें ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन की कमी हो, हाइड्रोजन की वृद्धि हो, ऑक्सीकरण संख्या में घटती हो, ऑक्सीकरण संख्या इनकी क्या हो, घटती हो, तो वे कहलाती हैं आपकी अपचयन अभिक्रियाएं। क्या कहलाती हैं, अपचयन अभिक्रियाएं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन की कमी हो तथा ऑक्सीकरण संख्या घटती है वो क्या कहलाती हैं, अपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जबकि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में इसके विपरीत कार्य चल रहा था। तो ये मान लीजिए कोई नॉन मेटल है और इस नॉन मेटल ने क्या किया, नॉन मेटल्स की प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करना। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण करना। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन से ग्रहण किया, जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करेगी अधातु तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब जैसे ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी अपचयन अभिक्रिया। क्या कहलाएगी,
अपचयन अभिक्रिया। बात समझ में आए? जबकि यहाँ पर त्यागा जा रहा था, यहाँ ग्रहण किया जा रहा है। ठीक उसी प्रकार हम बात करते हैं, जब मान लो यहाँ पर कोई धातु ऑक्साइड है, CaO है, और इसकी क्या कर रहे हैं, इसका कर रहे हैं जल अपघटन। धातु ऑक्साइड का क्या कर रहे हैं, जल अपघटन। धातु ऑक्साइड का जल अपघटन करेंगे तो यहाँ कैल्शियम धातु के साथ कौन है, ऑक्सीजन। कैल्शियम धातु के साथ कौन है, और यहाँ पर बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। अब देखो कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन था, लेकिन यहाँ कैल्शियम के साथ क्या हो गया, हाइड्रोजन भी जुड़ गया, तो हाइड्रोजन की वृद्धि हो रही है। कैल्शियम के साथ हाइड्रोजन नहीं था और अब है, तो यह हाइड्रोजन की वृद्धि कहलाएगी। या कह सकते हो यहाँ ऑक्सीजन था और प्रोडक्ट में देख रहे हैं कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन 2 हैं, लेकिन यहाँ एक था और हाइड्रोजन एक भी नहीं था, लेकिन यहाँ पर एक ऑक्सीजन की वृद्धि तो हुई है, लेकिन हाइड्रोजन दुगने की वृद्धि हुई है, अर्थात हाइड्रोजन की ज्यादा वृद्धि हुई है, इसलिए ये क्या है, अपचयन अभिक्रिया। क्या बेटे, अपचयन अभिक्रिया। ठीक इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारे पास है Cl2। क्या है, Cl2, और Cl2 की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 0, और Cl2 की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 0, और यहां से ये बनाता है Cl आयन। क्या बनाता है, Cl आयन। इलेक्ट्रॉन्स ग्रहण कर क्या बनाएगा, Cl आयन। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, -1। क्या ये, या -1 ऐसे लिख दो, या ये की लिखो -1। तो ऑक्सीकरण संख्या ये यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, तो बढ़ी है घटी, कम हुई है, अर्थात ये क्या है, अपचयन अभिक्रिया। अर्थात ये क्या है, अपचयन अभिक्रिया। समझ में आया होगा। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो, ऑक्सीजन की कमी हो, ऑक्सीकरण संख्या में घटती हो, तो वो क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब इन दोनों को कॉम्बो देखते हैं, अर्थात हम देखते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया को। इसे देखते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों साथ साथ होते हैं। अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों साथ साथ होते हैं, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं फोटोसिंथेसिस रिएक्शन का। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में क्या होता है कि ये होता है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल। कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं, ये वैसे रिएक्शन सनलाइट में होती है बेटा, सनलाइट में होती है ये रिएक्शन। तो यहाँ हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन रिलीज होता है। अब देखिएगा इसमें कि हमारे पास अभिकारक हैं 2, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो यहाँ कार्बन के साथ क्या है, ऑक्सीजन। कार्बन के साथ क्या है, ऑक्सीजन। अब देखेंगे कि यहाँ पर ये जो कार्बन वाले पदार्थ को देखेंगे, अर्थात जिस अभिकारक में कार्बन है तो वो उत्पाद देखें जिसमें कार्बन है। तो यहाँ कार्बन इसके साथ है, ये बेटे ग्लूकोज है, मोनोसैकेराइड है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसके कार्बन के साथ क्या क्या, ऑक्सीजन, और यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन से ज्यादा मात्रा में कौन है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की वृद्धि हुई है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, रिडक्शन अर्थात अपचयन अभिक्रिया। क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया। अब देखते हैं दूसरा प्रोडक्ट, ये है बेटा जल। जल का फॉर्मूला H2O। यहाँ हाइड्रोजन ज्यादा हैं, ऑक्सीजन कम है, 2:1 में, हाइड्रोजन का 2 है और ऑक्सीजन का 1 है, 2:1 है। लेकिन इससे बनने वाला जो उत्पाद है वो क्या है, ऑक्सीजन, अर्थात हाइड्रोजन कहाँ गया, गायब हो गया। हाइड्रोजन की क्या हो गई, कमी हो गई।
तो हाइड्रोजन की जहां कमी होती है, ऑक्सीजन की जहां वृद्धि होती है, या ऑक्सीकरण संख्या में जहां वृद्धि होती है, वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाती हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहलाती हैं? उपचयन अभिक्रिया। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ ऑक्सीकरण की संख्या इसकी -2 है ऑक्सीकरण संख्या, और ये अणु है तो यहाँ है 0, तो माइनस से 0 क्या है? बड़ा है, इसलिए ये क्या हो रही है बेटे? इसे कहेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो मैं आशा करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा। रेडॉक्स रिएक्शन ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनता है, तो एक अभिकारक का अपचयन होता है तथा दूसरे का ऑक्सीकरण होता है, उस अभिक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। नेक्स्ट देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया नाम से मालूम पड़ रहा है कि ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का क्या हो रहा है? रिलीज हो रही है, क्षरण हो रहा है, जहां से ऊष्मा निकल रही है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे बेटे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। परिभाषा के तौर पर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिन्हें करने पर ऊष्मा निकलती है, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे कोई भी मेटल है, कोई भी धातु है, और उस धातु का ऑक्सीकरण किया जाए, उस धातु का क्या किया जाए? ऑक्सीकरण किया जाए, तो वो धातु ऑक्साइड बनाती हैं। क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड बनाती हैं। बेटे जब ये धातु ऑक्साइड बनाती हैं तो यहाँ से ऊष्मा भी निकलती है। क्या होता है बेटा? यहाँ से ऊष्मा भी निकलती है। धातुओं का ऑक्सीकरण किया जाता है तो धातु ऑक्साइड बनाती हैं और वहां से ऊष्मा निकलती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये एग्जाम्पल आपकी संयोजन अभिक्रिया में भी रहा है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में भी रहा है, और एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में रहा है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। धातुओं का ऑक्सीकरण यानी धातुओं की ऑक्सीजन के साथ जो क्रिया होती है वो संयोजन अभिक्रिया भी है, आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी है, और आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो अति इंपॉर्टेंट है, इसका बेटे विशेष ध्यान रखना है। बात समझ में आई? ठीक। बात करते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया की। इसकी बात कर रहे हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऐसी नाम से मालूम है शोषी, यानी जिसका शोषण हो रहा है, जहां ऊष्मा का क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हैं जिनमें करते समय ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल में कि कोई धातु ऑक्साइड है। क्या बेटे? धातु ऑक्साइड है। मान लो हमारे पास है CaO, या आप कह लो MgO। बात करते हैं धातु ऑक्साइड है दोनों, और इनकी क्रिया क्या किया जाए? धातु ऑक्साइड का जल अपघटन किया जाए। क्या किया जाए? जल अपघटन किया जाए। तो बेटे धातु ऑक्साइड का जब भी हम जल अपघटन करते हैं, धातु ऑक्साइड का जब भी हम जल अपघटन करते हैं तो यहाँ पर धातु हाइड्रोक्साइड प्राप्त होते हैं। अर्थात यहाँ क्या बनेगा? यहाँ बनेगा CaOH का होल ट्वाइस, और यहाँ बनेगा MgOH का होल ट्वाइस। ये बेटे जो MgOH का होल ट्वाइस होता है इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है। अर्थात जब एसिडिटी हो जाती है तब इसका यूज करते हैं। एसिडिटी हो जाती है, कभी कभी पेट में जलन होने लगती है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं, जो आपको एक पाउच के रूप में मिलता है जिसे इनो कहते हैं। तो हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जब भी धातु ऑक्साइड का जल के साथ रिएक्ट करते हैं तो यहाँ ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? अर्थात यहाँ पर हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। देखा हुआ ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्विक लाइम है, अर्थात ये कलई है। और आपने कभी देखा होगा घर पर कि कलई को जब हम पानी में डालते हैं तो वो पानी क्या करने लगता है?
उबलने खौलने लगता है, अर्थात जो कलई है वो जल में डालने पर उसमें ऊष्मा का शोषण होने लगता है। क्या होने लगता है? ऊष्मा का शोषण होने लगता है। जब ऊष्मा का शोषण होता है तो क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अर्थात यहाँ ऊष्मा का शोषण हो रहा है, इसलिए इसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आई होंगी मेरे द्वारा पढ़ाई गई सभी रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार बताए हैं। यदि किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में समस्या है तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के कमेंट करे, मैं उसे और बेहतर रिजल्ट के साथ प्रमाणित करूँगा। धन्यवाद।